हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका मॉडल सेट के हिसाब से ही है। और ये हम लोग देखेंगे आज हम लोग इसमें 47 टू 52। तो यहाँ पर 47 से लेकर 52 तक टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 6 में से आपको 4 क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका रहेगा 5 मार्क्स। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को सही से बनाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और उसी तरह से आप 4 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 नंबर आपका यहाँ से आने वाला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। आप लोग याद कीजिएगा कि 47 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। फाइनल एग्जाम जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है शायद यही क्वेश्चन दे, और नहीं तो हो सकता है कि आपका ये वाला वैल्यू है इस वैल्यू को चेंज कर दे। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसको चेंज कर दे, लेकिन मेथड तो वही रहेगा ना, आपको उसी तरह से बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, द्विघात समीकरण है का फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। सेकंड नंबर में क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और थर्ड नंबर पे निकालना है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है, इसका मूल को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका विविक्त कर निकालने। ठीक है, विविक्त कर निकालने हम लोग सीख लेते हैं। विविक्त कर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसको डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इस फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब इसमें ना सेकेंड नंबर बोल रहा था मूलों की प्रकृति, मूल कैसा होगा उसको जानने के लिए यहाँ पर हमारा 3 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उस कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तब क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग मूल निकलेगा। ठीक है, जब d का वैल्यू क्या आने लगेगा, d बराबर क्या आने लगेगा, कोई धनात्मक संख्या आने लगेगा। जैसे d का मान अगर आने लगेगा आपका, जैसे मान लेते हैं 5 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, 35 आ गया, तो इस तरह से धनात्मक में संख्या अगर आपका आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो मूल हम लोग निकाल सकते हैं और दोनों मूल अलग अलग होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर कंडीशन है हमारा b² - 4ac बराबर है 0 से। जब d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या होगा, दो बराबर, इसको समान भी बोल सकते हैं, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो को मूल निकलेगा और दोनों मूल बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें क्या आएगा, हमारा d = 0 आएगा, तब ये कंडीशन हमारा होगा कि दो बराबर या समान वास्तविक मूल होंगे, दो को निकलेगा मूल। ठीक है, और दोनों बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक मूल 5 आ रहा है तो उसका दूसरा मूल भी क्या होगा, 5 ही आएगा, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे है हमारा, थर्ड कंडीशन है हमारा b² - 4ac से बड़ा है 0 की तरफ मुंह खुला है, मतलब अभी 0 बड़ा है। ठीक है, तो क्या आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, कब, जब
डी इक्वल टू आने लगेगा माइनस में, ऋणात्मक में संख्या आने लगेगा। जैसे आ गया -5, -6, -7, -25, इस तरह से अगर माइनस में आने लगे मान, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को बताएंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप लोग याद कीजिए। यदि d का वैल्यू अगर आ रहा है 5 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, ये धनात्मक संख्या है। कैसा है? धनात्मक संख्या आ रहा है। ठीक है, तो उसका मूल निकाला जा सकता है और वह मूल क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और जब d का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो बराबर समान वास्तविक मूल होंगे। जब d 0 आ जाएगा तो बोलेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इसको संख्या रेखा के ऊपर भी मैं आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ से इस चैप्टर से संख्या रेखा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं बताया था कि यहाँ 0 होता है, ये x एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ x होता है और यहाँ x डॉट होता है। इधर वाला मान सब सारा क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, और इधर वाला मान सारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे ये -1, -2, -3, -4, -5, इधर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर इधर आने लगे हमारा d का वैल्यू, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आने लगे, हमारा धनात्मक संख्या आने लगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। ठीक है, और d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से याद कर लिए। और यदि आपका d जो है ये ऋणात्मक संख्या में आने लगे तो हम लोग इसके लिए कह सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट डाउन में लिख लीजिएगा और ये क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जो क्लास नहीं देख रहे हैं, जो नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, वे नहीं समझ पाएंगे और तो फिर उनको ही घाटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन को आप एक बार मेथड सीख लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 से यहाँ से आपको 5 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर आप क्लास ही नहीं देख पाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है इसको समझने के लिए। ठीक है, वैसे भी हम लोग क्लास में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोगों को क्या है कि इसको रिवीजन अच्छा तरीक़ा से कर लेना है और मैं आप लोगों को रिवीजन ही करा रहा हूँ और आप क्लास के लिए ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन था, समीकरण था द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू, ये हो जाएगा b का वैल्यू, ये हो जाएगा c का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कि a = क्या आया, a = 2 आया। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना है, +2 है यहाँ। ठीक है, और b = यहाँ क्या है, -6। ठीक है, ये x² और यहाँ से x ये छूट जाएगा, उसको नहीं लिखना है। c = +3, तो 3 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में फॉर्मूला है d = b² - 4ac। अब कुछ नहीं करना है, आपको d वाला फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला में इसको रखना है। b का वैल्यू क्या है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू देखिए 2 और c का वैल्यू देखिए 3, रख देना है 3। अब क्या करना है, 6 × 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, ठीक है। 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24, ठीक है, 24। अब हमारे पास d बराबर क्या आ जाएगा, 36 में से हमको 24 घटाना है, 36 में से 24 घटाना है, कितना बचेगा हमारे पास 12, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है, धनात्मक संख्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ठीक है, बड़ा हुआ ना, 0 से बड़ा हुआ 12, 0 से बड़ा है 12, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है। तो d निकालना था, तो d आप लोग यहाँ नंबर भी दे सकते हैं, ये पहला नंबर वाला सोल्व कर लिए, विविक्त कर निकाल लिए, ठीक है। ये दूसरा इसका b नंबर वाला को बता दिए, ठीक है। और इसका थर्ड नंबर c नंबर में हमारा क्या बोल रहा था कि इसका मूल निकालना है, किसका उपयोग करके, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो द्विघाती सूत्र आप लोग जानते होंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। आप इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ d का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके थे 12, ठीक है ना। चलिए मान रखते हैं x बराबर, एक बार ऊपर मान देख लीजिए, ठीक है, मान को लिख ही लीजिए आप लोग एक बार, a = 2, b = -6 और c = 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं a = 2, b = -6 और c = 3 है, ठीक है। इस मान को रखना है यहाँ पर। और एक चीज़ है d बराबर d = d तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है, d = 12 है। b के पास में पहले यहाँ माइनस था और b का वैल्यू यहाँ जब देखने जाएंगे तो -6 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, पहले प्लस में बनाएंगे तो प्लस यूज करेंगे, अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये d का वैल्यू है। तो d का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, ठीक है। तो उसमें बार बार हमको फॉर्मूला में मान रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यहाँ d का फॉर्मूला रखेंगे, सॉरी d का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × 2। a का वैल्यू कितना था, 2 था, तो 2 रख दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा x = क्या आ जाएगा, +6 प्लस, अच्छा 12 का हमारे यहाँ रूट निकालना है, 12, तो 2 × 6 = 12, 2 तिया 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 × 2 × 3, ठीक है। तो जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो यह आ जाएगा 2 बाहर √3 अंदर, ठीक है। अब 12 के पास हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, √12 के पास हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाई 2 × 2, तो 2 से कटेगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 तिया 6, तो हमारे पास बच रहा है x = 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला मूल निकला, ठीक है। इसी को एक बार फिर क्या से बनाना है, माइनस से बनाना है। चलिए एक बार प्लस में बना लिए, एक बार माइनस में बनाएंगे, ठीक है। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। x बराबर माइनस था और -6 को लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अभी माइनस बनाना है यहाँ, 2 × 2, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं x बराबर +6 माइनस √12 का हम लोग निकाले हैं रूट, तो 2√3 आता है बटे 2 × 2, फिर से कटेगा 2 से, 2 × 2, 2 × 2, 2 तिया 6, तो हमारे पास आ रहा है x बराबर
3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला हमारा जो निकला था ये वाला मूल था, पहला मूल। ठीक है, और इसका दूसरा मूल ये है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, देखने में एक ही चीज़ आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हमारे पास जो बोल रहे थे हम लोग यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा था b² - 4ac बड़ा था 0 से, तो हम लोग क्या लिखे थे, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल है, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, पहला मूल है और ये हमारा दूसरा मूल है, और दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये परिमेय है 6.1। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। तो ठीक है, चलिए एक हम लोग हमारे पास एक त्रिभुज लेना पड़ेगा पहले हमको। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, एक ABC त्रिभुज बना लेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देते हैं ABC, ABC। AB का मध्य बिंदु होगा D और AC का होगा E। यहाँ देते हैं इसको M और इसको दे देते हैं N। ठीक है, यही फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना है। त्रिभुज ABC बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है उसको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन में जो बोल रहा था उसी को लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC में BC के समांतर, मतलब BC के समांतर, ठीक है, एक रेखा AB को D पर और AC को E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और ये DE को हम लोग क्या करते हैं, मिला दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बोल रहा था खींची जाए तो अन्य दो
अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित हो जाती है, तो इसके भुजाओं को अनुपात में निकालना है, तो सिद्ध करना है, लिखना होगा। सिद्ध करना है कि इसके भुजाओं को अनुपात में लिखते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये निकालना है। AD बटे DB और निकालना है AE बटे EC, AE बटे EC निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ रचना भी यूज किए। ठीक है, रचना को भी हम लोग लिख लेते हैं। रचना क्या क्या लिखे, रचना से BE तथा CD को मिलाया। ठीक है, पहला क्या किए, BE और CD को आपस में क्या किए, मिला दिए। ठीक है, तथा EN समलम AB एवं DM समलम AC खींचे। ठीक है, देखिए EN को देखिए, EN समलम AB ठीक है, और DM समलम, अभी देखिए कौन बन रहा है, AC, ये खींचे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग प्रमाण में चलते हैं। अब लिखना होगा प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखेंगे ADE में, ADE, त्रिभुज ADE। ठीक है, उसके बाद हम लोग त्रिभुज देखेंगे DBE। ठीक है, देखिए ये वाला त्रिभुज को देखेंगे, ये त्रिभुज, और ADE, ये ऊपर वाला त्रिभुज। तो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले त्रिभुज देखेंगे ADE, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर 1/2 गुना इसका आधार देखेंगे। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, ये साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो इसका आधार हो जाएगा AD। ठीक है, आधार हो जाएगा हमारा AD गुना ऊंचाई हो जाएगा हमारा, ऊंचाई हमारा EN। देखिए आधार हम लोग इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, AD तरफ से ले रहे हैं, तो इसको ऊंचाई यही वाला होगा, तो हम लोग इसको EN लिखेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा EN
इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, तो उसके लिए भी हो जाएगा 1/2 गुना इसका आधार हो जाएगा, अभी हो जाएगा DB गुना इसका भी ऊंचाई हम लोग EN को ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे EN ही रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग लिखेंगे, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर, इसका मान था 1/2 गुना AD गुना EN बटे इसका था 1/2 गुना DB गुना EN। देखिए इसका मान को यहाँ रखा हूँ, ठीक है, और इसका मान को यहाँ रखा हूँ। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है उसको काट देते हैं, 1/2 खत्म, EN खत्म, ठीक है। क्या निकल रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास में, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD बचा है और DB बचा है, AD बचा है और DB बचा है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम लोग इधर वाला तो देख लिए, इधर वाला आधार से देख लिए, ठीक है। एक बार इधर वाला आधार से देख लेंगे, ठीक है। तो उस समय हमारा त्रिभुज हो जाएगा ADE, ठीक है, ADE तो इसको हम लोग इधर से जब चलेंगे उस समय हम लिखेंगे AED, ठीक है, AED। और इधर से जब देखेंगे उस समय क्या होगा, CED। देखिए एक बार फिर से देखिए फिगर को। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला ऐसे आके ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से ऐसे देखेंगे। अभी हम लोग ये दोनों त्रिभुज को देखने वाले हैं, ये त्रिभुज को देखने वाले हैं, ठीक है। ये त्रिभुज को देखेंगे और इस त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। तो जब इधर से हम लोग आधार मानेंगे उस समय आधार हमारा AE होगा, आधार हमारा AE होगा। और जब इधर से हम लोग आधार मानेंगे उस समय हमारा आधार होगा EC, ठीक है। उस समय हमारा आधार होगा EC, ठीक है। और ऊंचाई में अभी हम लोग क्या लेंगे, DM को लेंगे, ऊंचाई में DM को लेंगे, ठीक है। इतना लिख लिए होंगे। फिगर को एक बार फिर से हम लोग यहीं पर बना लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ABC DE, यहाँ N था और यहाँ M था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे त्रिभुज AED, अभी इधर से आधार देख रहे हैं, और देखेंगे CED, ठीक है। आधार अभी इधर से देखेंगे। चलिए
लिख देंगे इसी प्रकार एरिया त्रिभुज, बोलिए AED बटे एरिया त्रिभुज CED, ठीक है, 1/2 गुना त्रिभुज AED का देख रहे हैं तो आधार होगा AE, ऊंचाई होगा DM, बटे 1/2 गुना AE और EC। अभी हमारा हो जाएगा EC, अभी आधार हमारा ये वाला होगा, ठीक है, और ऊंचाई हम लोग DM को ही मानेंगे, DM, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन कट रहा है, ये 1/2 खत्म, 1/2 खत्म, DM और DM खत्म, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है एरिया त्रिभुज AED बटे एरिया त्रिभुज CED बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, हम लोग इसको मान सकते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BDE को देखिए, BDE को देखिए, और त्रिभुज CED ये को देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार D पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका दोनों क्षेत्रफल को भी हम लोग आपस में क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज BDE एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज, इधर से लिखिए CED, ठीक है। इसको मान सकते हैं हम लोग समीकरण 5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3, 4 तथा 5 से लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, यही हम लोगों को लाना था, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए अगला नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में ये चैप्टर 9 से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए इसका फिगर हम लोग समझते हैं फिगर को। एक गुब्बारा जो है ये कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, 60 मीटर। अब ये गुब्बारा कोई डोरी से बंधा हुआ है। अब इस डोरी में कोई भी ढील नहीं है, ठीक है, कहीं पर कोई ढील नहीं है। और ये कितना डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है, 60 डिग्री कोण के साथ ये झुका हुआ है।
तो डोरी की लंबाई निकालना है। ये गुब्बारा जो है, गुब्बारा यहाँ पे है, ये गुब्बारा का ऊंचाई तो 60 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो निकालना है हमको ए सी, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका से हम लोग क्लास में भी समझे हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई, मान भी सकते थे नहीं भी मान सकते थे, ठीक है। डोरी की लंबाई क्या है, ए सी, ए सी, इसी को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब जिसको निकालना है उसको पहले ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो निकालना है ए सी को, तो ए सी को ऊपर लिख दिया, ठीक है, बटे दिया गया है ए बी, तो ए बी को नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। तो ये ए सी हो गया एच, और ए बी हो गया हमारा पी। अब देखना है हम लोगों को कि ये किस फॉर्मूला में आ रहा है, एच बाई पी। तो एच बाई पी किसका है, कॉसेक का है, कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं कैसे जानता हूँ आप लोगों को फिर से बता देता हूँ एक बार। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ पे क्या होता है, साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टैन, ठीक है। फिर नीचे होता है कॉसेक, सेक, और यहाँ पे होता है कॉट, ठीक है। तो ये आ रहा है एच बाई पी। तो एच बाई पी किसका है, कॉसेक का है। इधर से देखिए, एच बाई पी कॉसेक का है, एच बाई पी कॉसेक का है। कॉसेक 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ से देखा मैं, यहाँ थीटा, थीटा का मान पे कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। ए सी तो निकालना है, इसलिए ए सी ही रख लेते हैं। और ए बी के पास कितना है, 60 है। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है, याद रखिएगा। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ये होता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये हो जाएगा AC√3, और इसको इसके साथ करेंगे तो 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। अब AC निकालना है, तो AC इसको गुना है, ये नीचे चला जाएगा बटे √3। अब √3 को हटाना है, तो उसका अंश तथा हर में, हर का परिमयकरण भी करना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हर का परिमयकरण करने पर, और आप समझते हैं सीधे, तो सीधे हम लोग यहाँ पर √3 को हटाना है, तो अंश तथा हर में सीधे √3 गुना कर देंगे एक ही बार में, ठीक है। AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3 गुना, हर का परिमयकरण करना है, √3 गुना कर देंगे, ठीक है। AC बराबर आ जाएगा हमारे पास में, गुना करते हैं तो 120 √3, ठीक है। √3 √3 3, 3 का 3, 3 चौके 12, जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो AC का वैल्यू आ जा रहा है 40√3 √3 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 50, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छा तरीके से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है, वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है ना, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। एक शंकु बनाएंगे, शंकु, पहले एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है।
इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है। और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई, और इसका त्रिज्या दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चाहिए, जो जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहले दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या बराबर है 3.5। तो लिख देते हैं शंकु का त्रिज्या आर से इंडिकेट करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या इसको भी आर से इंडिकेट करते हैं क्योंकि दोनों बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, शंकु का ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ये त्रिज्या वाला जो है ना उसको इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर क्या होता है, एच बराबर कुल ऊंचाई कितना है 15.5 माइनस त्रिज्या कितना है 3.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 12.0। तो एच शंकु की ऊंचाई आ गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। एच कैसे निकाले, टोटल ऊंचाई में से ये अर्धगोला का त्रिज्या घटा दिए नीचे तरफ। ठीक है, तो नीचे कितना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 15.5 सेंटीमीटर 3.5 निकालेंगे तो ये ऊपर शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पर और एक क्या चाहिए, त्रियक ऊंचाई, शंकु का त्रियक ऊंचाई चाहिए। शंकु की त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोल सकते हैं, या त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई इसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर हमारा कितना है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है 12 का स्क्वायर। थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 12.25 प्लस 12 का करेंगे तो 144। दोनों को जोड़ देते हैं, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 156.25। ठीक है, इसका रूट निकाल देते हैं तो एल बराबर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, क्या निकालना था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहले तो अर्धगोला है। ठीक है, ये वाला अर्धगोला देख रहे हैं, अर्धगोला का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अर्धगोला का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला रख देते हैं। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। यहाँ से क्या कॉमन है? कॉमन है यहाँ पे πr और πr, ठीक है, दोनों को बाहर निकालते हैं। πr कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, यहाँ 2 r है तो 1 r है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? l बच रहा है, ठीक है। मान रखते हैं 22/7 इंटू r के पास है 3.5, 2 इंटू r के पास है 3.5 प्लस l के पास है 12.5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22/7 इंटू 3.5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.7 प्लस 12.5, ये दोनों को जोड़ देना है। 22/7 इंटू 3.5, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ रहा है 19.5, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, 7 का 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, लेकिन यहाँ पॉइंट था तो 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5, ठीक है। तो हम लोग पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करने जानते ही होंगे। 19.5 इंटू 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पचे 25 के 5, 5 9 45, 45 और 2 47, ठीक है। 5 1 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 0.5 था तो 2 अंक के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा? 22 इंटू 9.75, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 9.75 इंटू 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 बचे 10 के 0, 2 7 14 और 1 15, 2 9 18, 18 और 1 19, ठीक है। गुना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम चीज़ होगा 0 5 9 1, ठीक है। 0 5 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, ठीक है। कितना हो जाए? 10 और 1 11 2, कितना अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो आपका हो जा रहा है ये 214.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छा तरीक़ा से देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 51, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, ठीक है। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। चलिए फिगर समझिए पहले। एक अर्धगोला है, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, चलिए अब यहाँ पे हमारा कह रहा था, एक बार फिर से देखिएगा।
अर्धगोले पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है ये 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बोल रहा है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया गया है कि आर त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई जो है ये शंकु त्रिज्या के बराबर था, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में, तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या क्या है, पहले शंकु है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। फॉर्मूला रखते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए जो जो बराबर है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है सिर्फ एच प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 रहेगा, ये 2 ऊपर वाला, 1/3 बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो एक आर अंदर रहेगा, ठीक है। मान रखिए 1/3 पाई आर के पास कितना है, 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर एच का भी मान 1 है और आर का भी मान 1 है, 1 + 2 × 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच और आर दोनों का मान क्या है, 1 है। 1/3 पाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 × 2 और 1 जोड़ देते हैं तो 3, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कट रहा है, 3 खत्म 3 खत्म, क्या बच रहा है, पाई सिर्फ बच रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 52, ठीक है। 52 क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका 5 नंबर बहुत ही आसान से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पहले इसको मिटा लेते हैं, फॉर्मूला में लिख दिया था यहाँ पहले। निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो फाइनल एग्जाम में बहुलक पूछता है और एक माध्यक पूछता है, याद रखिए, दोनों पढ़ेंगे हम लोग, माध्यक बाद में पढ़ेंगे, पहले बहुलक पढ़ लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65, मतलब 10-10 का अंतराल यहाँ पे है। और इसका मान दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको बहुलक। चलिए पहले देखते हैं इसको हम लोग। इस तरह से बना हुआ है, इसको हम लोग पहले इस तरह से बना लेंगे। छः को बॉक्स चाहिए।
चलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना था, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ठीक है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये है हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको समझते हैं। पहले L हमारा क्या है, तो L बराबर हो जाएगा, लिखते चलिएगा आप लोग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, या निम्न कैसे लिखा रहा है भाई, निम्न सीमा। अब H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप H बोलते हैं। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एक बच रहा है F2, ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं। पहले हम लोग बहुलक वर्ग समझेंगे। ठीक है, तो बहुलक वर्ग किसको देखेंगे, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 23। तो 23 वाला को हम लोग ऐसे गोल कर लेंगे, तो ये हो गया बहुलक वर्ग। इसको क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा हमारा F1। क्या हो जाएगा, F1। उसे ठीक ऊपर वाला F0, उसे ठीक नीचे वाला F2। ठीक है, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है, 35। तो ये हो जाएगा 35 हमारा हो जाएगा L। ठीक है, और क्या है हमारे पास H वर्ग अंतराल की माप। तो देखेंगे 45 और 35 के बीच में कितना अंतराल है, तो 10 का अंतराल है, लिख लेते हैं, ये पर लिख लेते हैं। L बराबर हो गया 35, F1 बराबर हो गया 23, F0 बराबर हो गया, सॉरी, F0 बराबर हो गया 21 और F2 बराबर हो गया हमारे पास 14 और H बराबर हो गया हमारे पास
10। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। मान रखेंगे अब हम लोग यहाँ पर। L बराबर कितना है, L बराबर आया हमारा 35 प्लस F1 बराबर कितना है 23 माइनस F0 बराबर आया 21 डिवाइडेड बाई 2F1। F1 कितना था 23 माइनस F0 कितना था 21 माइनस F2 कितना था 14 गुना एच के पास कितना था 10। चलिए सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 21 में से 23 में से 21 घटाएंगे 2 बटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से के साथ 46 माइनस कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। 35 नीचे हो जाएगा 10। 35 प्लस इधर वाला को सॉल्व नहीं करना है, इसको 35 लिखते जाना है। ठीक है, 46 में से हमको घटाना है 35, कितना हो जाएगा 11 11 इंटू 10 कटेगा नहीं कटेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 प्लस 10 दूना 20 20 बटे 11, इसके साथ में अब भाग करना है। ठीक है, चलिए भाग कर लेते हैं। कितना से भाग करना है 20 को भाग करना है 11 से, 11 एका 11 बचा कितना 9.0 कितना आ जाएगा 0 सॉरी उधर 0 नहीं होगा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 11 अठे 88 कितना बचा 2 0 11 एका 11 11 9 फिर 90 होगा फिर 8 तो ये आते रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 1.188। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 36.818। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36.8 यहाँ पे 1 है और ये 5 से छोटा है इसलिए हम लोग इसको 7 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 7। ठीक है, या फिर इतना ही में आप आंसर बोल सकते हैं या फिर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कितना 47 टू 52 तक का क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, और इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन को बनाना था और 4 क्वेश्चन आपका जो जिसको आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये 47 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, उसके बाद आपका होगा 47 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वही मेथड से बनाना है। ठीक है, ये 48 नंबर में थोड़ा सा सिद्ध करने के लिए आपको आएगा, तो ये थोड़ा सा आपको याद करने में कठिनाई हो सकता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए, ये 49 नंबर क्वेश्चन ये 100% आएगा ऐसे ही। ठीक है, और सेम टू सेम इसको ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है, तो इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 50 नंबर भी आप बना सकते हैं, 51 भी बना सकते हैं। तो 50 और 51 में आप एक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और 51 50 और 51 में से आप एक स्किप कर सकते हैं। और देखिए 52 नंबर तो आपको क्या आएगा, पूछेगा बहुलक या फिर पूछेगा माध्यक। माध्यक हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो है मॉडल्स क्वेश्चन, इसमें जैसे 47 के लिए फिर से और क्वेश्चन मैं लिखूंगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, 48 के लिए फिर 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाऊंगा। फिर उसी तरह से 49 के लिए मैं आपको फिर 5 क्वेश्चन बनाऊंगा। ये आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, होमवर्क में मिल जाएगा और उसको भी आप सॉल्व करके आना है। ठीक है, क्या कीजिएगा, उसको भी सॉल्व करके आपको बना के आना है। ठीक है,
तो थैंक यू।